नमस्कार, विद्या संसार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो देखने में शांत लगता है, लेकिन असर में हमारे पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की धुरी है। हाँ। और अक्सर लोग सरकार या सत्ता का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री, कैबिनेट या संसद से लगा लेते हैं। बिल्कुल, जो टीवी पर रोज दिख रहा है, जो शोर कर रहा है, हमें लगता है कि बस शक्ति वही है। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय है भारत के राष्ट्रपति और उनकी संवैधानिक शक्तियां। हमारे पास भारतीय संविधान के कुछ बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का पूरा एक संग्रह है। हम्म ये बहुत ही शानदार और प्रासंगिक विषय है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद अक्सर लोगों को सिर्फ एक रस्मी या प्रतीकात्मक पद लगता है। जैसे कि वो सिर्फ फीता काटने या भाषण देने के लिए हों, वही तो। और आज हमारा मिशन केवल ये जानना नहीं है कि राष्ट्रपति कौन होते हैं। हमारा असली मकसद ये समझना है कि आखिर उनके पास इतनी विशेष शक्तियां क्यों हैं और उन्हें देश का प्रथम नागरिक क्यों कहा जाता है। तो चलिए अनुच्छेद 52 से शुरू करते हैं। इसमें बहुत ही सीधे शब्दों में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस एक लाइन। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो इस एक लाइन में बहुत ज्यादा वजन है। मैं भी यही सोच रहा था। इसे हम एक बहुत विशाल भव्य इमारत की तरह देख सकते हैं। जब हम कोई गगनचुंबी इमारत देखते हैं तो हमारी नज़र उसके चमचमाते शीशे, डिज़ाइन या बालकनी पर जाती है। ये सब हमारी रोज़मर्रा की सरकार की तरह है। हाँ, जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। सही कहा। लेकिन उस पूरी इमारत का अकल्पनीय वजन जमीन के नीचे दबे उस नींव के पत्थर पर टिका होता है, जो शायद रोज नजर ना आए। ये नींव के पत्थर वाली तुलना बिल्कुल सटीक है। नींव का पत्थर हमेशा शांत रहता है, लेकिन वो पूरी इमारत को स्थिरता देता है। अनुच्छेद 52 सिर्फ एक पद नहीं बना रहा है, वो असल में भारतीय गणराज्य की निरंतरता का आश्वासन दे रहा है। मतलब सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन मुखिया हमेशा रहेगा। एकदम सही। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव होंगे, प्रधानमंत्री बदलेंगे, कभी गठबंधन टूटेंगे, राजनीतिक अस्थिरता आएगी, लेकिन जब कोई सरकार नहीं होती तब भी देश बिना मुखिया के नहीं रहता। राष्ट्रपति का पद हमेशा उस स्थिरता को बनाए रखता है। यहीं पर मेरी जिज्ञासा थोड़ी और बढ़ जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति इस सर्वोच्च पद पर बैठेगा उसके लिए संविधान में कुछ खास शर्तें रखी गई हैं। जी। स्रोत बताते हैं कि पहला, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो। बिल्कुल। अब अगर हम उम्र वाले पहलू को देखें तो हमारे देश में प्रधानमंत्री तक बनने के लिए 25 साल की उम्र काफी मानी गई है। फिर राष्ट्रपति के लिए 35 साल की सीमा क्यों? क्या वे किसी युवा ऊर्जा से बचना चाहते थे? ये बहुत ही दिलचस्प बिंदु है। यहीं से हमें संविधान बनाने वालों की गहरी दूरदृष्टि समझ में आती है। मैं कहूंगी कि उन्होंने जानबूझकर इस पद को राजनीतिक जोश का नहीं, बल्कि परिपक्वता और अनुभव का केंद्र माना है। अच्छा, तो ठहराव जरूरी है। हाँ, 35 वर्ष की न्यूनतम आयु ये सुनिश्चित करती है कि उस व्यक्ति के पास जीवन का और समाज की जटिलताओं का एक लंबा अनुभव हो। जब आप पूरे राष्ट्र के प्रमुख होते हैं तो आपको भावनाओं में बहकर त्वरित फैसले नहीं लेने होते। मतलब हर फैसले के दूरगामी परिणामों का आकलन करना होता है। बिल्कुल, आपको बेहद संतुलित निर्णय लेने होते हैं। उम्र की ये सीमा उसी परिपक्वता की गारंटी है। ये बात तो समझ आती है। लेकिन वो जो तीसरी शर्त है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, इसका क्या असल अर्थ है? उन्हें चुनाव तो लोकसभा का लड़ना नहीं है। इसका अर्थ लोकतंत्र की मूल भावना से जुड़ा है। देखिए, भारत का राष्ट्रपति कोई राजा या तानाशाह तो है नहीं, वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य का मुखिया है। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता का मतलब है कि उस व्यक्ति के भीतर आम लोगों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता हो, भले ही वो सीधे जनता द्वारा न चुना गया हो। हाँ बिल्कुल। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दिवालिया हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, वो इस सर्वोच्च पद तक किसी राजनीतिक जुगाड़ से न पहुंच सके। ये शर्त उसी बात की गारंटी है। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस पद पर आसीन हो जाता है तो असल में उसके पास क्या शक्तियां होती हैं? हमारे दस्तावेज अब हमें अनुच्छेद 53 की तरफ ले जाते हैं, संघ की कार्यकारी शक्ति। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सरकार के सभी कार्यपालक कार्य, यानी सरकार जो भी काम करती है, वो सीधे तौर पर राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ कार्यकारी ही नहीं, उनके पास बहुत व्यापक विधायी शक्तियां भी होती हैं, जैसे संसद का सत्र बुलाना, उसे आधिकारिक रूप से समाप्त घोषित करना या लोकसभा को भंग कर देना। और कानून बनाने की प्रक्रिया में भी उनकी भूमिका होती है ना? हाँ,
सबसे बड़ी बात यह है कि संसद चाहे कोई भी कानून पास कर ले, वो तब तक देश का कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर न कर दें। यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब अगर रोजमर्रा का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सारे फैसले मंत्री ले रहे हैं, तो हर काम राष्ट्रपति के नाम पर क्यों हो रहा है? आप क्या सोच रहे हैं? मैं इसे ऐसे सोच रहा हूं कि अगर गाड़ी का स्टीयरिंग प्रधानमंत्री के हाथ में है और एक्सीलेटर कैबिनेट दबा रही है, तो गाड़ी के कागजात पर मालिक के तौर पर राष्ट्रपति का नाम क्यों लिखा है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ये विरोधाभास असल में भारत की संसदीय व्यवस्था की सबसे खूबसूरत कड़ी है। अगर हम इसे सत्ता के बड़े परिदृश्य में देखें, तो हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो शासनाध्यक्ष मतलब सरकार का मुखिया? एकदम सही। सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जो चुनाव जीत कर आता है और नीतियां बनाता है। लेकिन राज्य का यानी पूरे भारतवर्ष का मुखिया राष्ट्रपति होता है। सरकारें किसी एक राजनीतिक दल की हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रपति पूरे देश का होता है। मैं इस अंतर को समझ पा रहा हूं। इसलिए हर काम उस व्यक्ति के नाम से होता है जो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल, न कि किसी एक राजनीतिक दल की विचारधारा का। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति बस एक अंतिम मोहर की तरह है? मतलब सरकार ने जो भी कागज सामने रखा, उन्होंने बस चुपचाप हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन उनकी ये मोहर सत्ता पर एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस है। वो कैसे काम करता है? जरा कल्पना कीजिए कि संसद ने बहुमत के नशे में जल्दबाजी में कोई ऐसा कानून पारित कर दिया जो नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता हो। तो जब वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, उनके पास अधिकार है कि वो उस पर स्पष्टीकरण मांगे या उसे आपत्तियों के साथ पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें। ये तो ऐसा हुआ जैसे वो सरकार पर एक शांत लेकिन पैनी नजर रखने वाले अभिभावक हों, जो रोज तो नहीं टोकते, लेकिन जब कोई बड़ी गलती होने वाली हो तो सचेत कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो शांतिकाल की बात हो गई। लेकिन जब स्थितियां सामान्य न हों, देश पर कोई अचानक संकट आ जाए, तब क्या होता है? दस्तावेज बताते हैं कि राष्ट्रपति के पास सैन्य, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियां भी हैं। हाँ, ये शक्तियां बहुत ही विशेष है। इन शक्तियों को देखकर मुझे लगता है कि जैसे ये कोई मास्टर चाबी या अंतिम सुरक्षा वाल्व है, जिसका इस्तेमाल हम रोज तो नहीं करते, लेकिन जब घर में आग लग जाए तब यही मास्टर चाबी सिस्टम को बचाती है। ये सुरक्षा वाल्व वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है। सबसे पहले हम उनकी सैन्य शक्तियों को ही देख लेते हैं। राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। युद्ध की घोषणा भी उन्हीं के नाम से होती है। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। इसका मतलब कि दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं का अंतिम कमांडर एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद कभी सैन्य वर्दी नहीं पहनता। हाँ, और ये कोई संयोग नहीं है। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। ये स्थापित करता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हथियारों की ताकत हमेशा नागरिक सत्ता के अधीन ही रहेगी। मतलब कोई भी सेना प्रमुख अंतिम निर्णय नहीं ले सकता। बिल्कुल, अंतिम कमान एक चुने हुए नागरिक के हाथ में होती है। यह प्रावधान देश को सैन्य तानाशाही से बचाने का एक बहुत मजबूत तंत्र है। वाकई, ये तो बाहरी सुरक्षा की बात हो गई। और न्यायिक शक्तियों के मामले में अनुच्छेद 72 मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। क्षमादान की शक्ति। ये काफी चर्चा का विषय रहता है। हाँ, मुझे अजीब लगता था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे सबूतों को देखकर अपना अंतिम फैसला सुना दिया है, तो एक अकेले व्यक्ति के पास उस फैसले को पलटने की शक्ति क्यों है? क्या ये जजों की काबिलियत पर सवाल उठाना नहीं है? देखिए, ये न्यायपालिका का अपमान बिल्कुल नहीं है। अनुच्छेद 72 संविधान का शायद सबसे मानवीय और भावनात्मक पहलू है। न्याय प्रणाली सबूतों और कानून पर चलती है, लेकिन वो इंसानों द्वारा ही चलाई जाती है। और जहां इंसान है, वहां चूक या गलती की थोड़ी गुंजाइश हमेशा रहती है। मतलब अगर कोई ऐसा मामला हो जहां कानून के हिसाब से तो सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मानवीय आधार पर कुछ अलग परिस्थितियां हों। एकदम सही। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो सजा को कम कर सकते हैं या मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल सकते हैं। ये शक्ति राष्ट्रपति को न्याय प्रणाली से ऊपर नहीं बिठाती, बल्कि उस पूरी व्यवस्था के भीतर एक आखिरी उम्मीद का केंद्र बनाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि राज्य केवल सजा नहीं देता, वो माफ करना भी जानता है। बहुत गहरी बात है। हाँ, तो एक तरफ जीवन दान देने की शक्ति और दूसरी तरफ देश को संकटों से निकालने की शक्ति। हम आपातकालीन शक्तियों की तरफ आते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन
356 और वित्तीय आपातकाल 360। ये शक्तियां पूरी शासन व्यवस्था का स्वरूप ही बदल देती हैं। वही तो, आपातकाल लगते ही हमारा संघीय ढांचा, राज्यों की सरकारें सब अचानक सिमटकर एक ही जगह, एक ही व्यक्ति के नाम पर केंद्रित हो जाती हैं। और यही इन शक्तियों के दूरगामी परिणाम है। सामान्य दिनों में केंद्र और राज्य अपने अपने दायरे में स्वतंत्रता से काम करते हैं, लेकिन मान लीजिए बाहरी आक्रमण हो जाए या युद्ध छिड़ जाए, तब अनुच्छेद 352 लागू होता है। ऐसे समय में राज्यों के बीच बहसों का इंतजार तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं, देश को तुरंत फैसले लेने होते हैं। इसी तरह अगर किसी राज्य में संवैधानिक ढांचा चरमरा जाए तो 356 के तहत वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और अगर देश का आर्थिक ढांचा दिवालिया होने की कगार पर हो तो 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। मतलब संकट के समय ये सुनिश्चित किया जाता है कि फैसले लेने में कोई देरी ना हो। हाँ, अभूतपूर्व संकटों में राष्ट्रपति ही वो धुरी बनते हैं जो स्थिति को नियंत्रित करते हैं। जब सब कुछ सामान्य है, वे शांत रहते हैं, लेकिन संकट की भीषण घड़ी में वही राष्ट्र की डगमगाती नौका के सर्वोच्च खेवनहार बन जाते हैं। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास है। इतनी असीमित शक्तियों के साथ ये लाजमी है कि इस पद को सर्वोच्च सम्मान भी मिले। इसीलिए उन्हें भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। और मैं कहूंगी कि ये कोई खोखला शब्द नहीं है। हाँ, जब हम कहते हैं कि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक हैं, तो आधिकारिक सरकारी प्रोटोकॉल में उनका स्थान सर्वोच्च होता है। वो भारत राष्ट्र की एकजुटता के जीते जागते प्रतीक हैं। जब वो विदेश जाते हैं तो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की संप्रभुता के प्रतिनिधि होते हैं। प्रथम नागरिक होने का ये सम्मान तो पूरी तरह समझ में आता है, लेकिन अब मैं स्रोतों में विशेषाधिकार वाले हिस्से पर आना चाहूंगा और यहाँ मैं थोड़ा सा सवाल उठाना चाहूंगा। पूछिए। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि लोकतंत्र में कानून की नजर में सब बराबर हैं, कोई कानून से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति को आपराधिक कार्यवाहियों से पूर्ण कानूनी छूट प्राप्त है। मतलब जब तक वे पद पर हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऐसा क्यों है? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। सतह से देखें तो वाकई लगता है कि ये समानता के सिद्धांत के खिलाफ है, लेकिन यहाँ हमें व्यक्ति और संस्था के बीच का अंतर समझना होगा। मतलब ये छूट किसी इंसान को नहीं मिली है? बिल्कुल, ये छूट किसी व्यक्ति विशेष को उसके निजी फायदे के लिए नहीं दी गई है, बल्कि ये उस सर्वोच्च पद की गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए है। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक हैं। तो ये उस कुर्सी का सम्मान है। हाँ, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर देश के किसी भी छोटे से थाने में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पर क्रिमिनल केस दर्ज करा दे और पुलिस सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंच जाए उन्हें गिरफ्तार करने, तो क्या होगा? तब तो देश भर में हाहाकार मच जाएगा। बिल्कुल, सिर्फ बदनामी ही नहीं, देश का पूरा शासन तंत्र एक झटके में पंगु हो जाएगा, क्योंकि सरकार का हर काम उन्हीं के नाम से होता है। अगर राष्ट्रपति ही जेल में होंगे तो प्रशासन कैसे चलेगा? सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा? मतलब ये कि उन्हें किसी भी तरह के राजनीतिक डर या अनुचित दबाव से पूरी तरह मुक्त रखने के लिए ये कवच दिया गया है। एकदम सही। अगर वो डर में जिएंगे कि फैसले के लिए जेल जाना पड़ सकता है, तो वो स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये कानूनी छूट केवल उनके कार्यकाल के दौरान ही है। पद से हटने के बाद उन पर कानूनी प्रक्रिया चल सकती है। और दीवानी मामलों के लिए भी, जैसे संपत्ति का विवाद, मैंने पढ़ा था कि 2 महीने का एडवांस नोटिस देना अनिवार्य है। हाँ, ताकि संस्थागत गरिमा को ठेस पहुंचाए बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी करने का एक सभ्य रास्ता निकाला जा सके। ये स्पष्टीकरण वाकई बहुत सी गलतफहमियों को दूर करता है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति को हमारे ढांचे की वो शांत लेकिन मजबूत नींव बनाता है। हाँ, बिल्कुल। हमने उनकी शक्तियों को समझा, जहां वो अभिभावक की तरह मोहर लगाते हैं, मृत्युदंड में क्षमादान जैसे मानवीय निर्णय लेते हैं और आपातकाल में पूरे देश की कमान संभाल लेते हैं। और अंत में हमने जाना कि उन्हें मिला कानूनी बचाव असल में संविधान को बचाने के लिए संरक्षक हैं। लेकिन इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर भविष्य में कभी ऐसी स्थिति आ जाए जहां पूर्ण बहुमत वाली शक्तिशाली सरकार हो और दूसरी तरफ राष्ट्रपति हो, और इन दोनों के बीच संविधान की व्याख्या को लेकर ही सीधा टकराव हो जाए, तो क्या होगा? ये तो बहुत ही जटिल स्थिति होगी। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र किस दिशा में करवट लेगा? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जो भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए हमेशा प्रासंगिक रहेगा।
ऐसे ही और वीडियो के लिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में जरूर बताएं।